हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे ग्लास प्रिज्म के बारे में। पूरा जो भी पढ़ाई होने वाला है पूरा इस पर होने वाला है। ठीक है, ये ग्लास प्रिज्म है। तो ग्लास प्रिज्म की क्या खासियत है भाई, इस पर इतना बड़ा टॉपिक देखो, सोचो इस पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लास प्रिज्म के बारे में खुद पढ़ेंगे। ठीक है, रेनबो पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद मिराज भी इस पे पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यार ये क्या ऐसी चीज है जिसमें ऐसा कुछ छुपा हुआ है। तो बेटा इसका नाम है प्रिज्म। ठीक है, तो ये प्रिज्म का अगर हम ये नॉर्मल ये ओरिजिनल वाला प्रिज्म है, यहां पे डुप्लीकेट अगर बनाए 2 डायमेंशनल प्रिज्म तो कुछ ऐसा होगा। ये प्रिज्म होता है बेटा। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है। अब इसका जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है भाई कि कैसा ट्रायंगल कैसा है। ये है प्रिज्म ऐसा है, ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, किस तरीके से ट्रायंगल है डिपेंड कर रहा है भाई। जैसा ट्रायंगल रहेगा वैसा ये प्रिज्म एंगल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म से कैसे होता है। क्योंकि इसको क्यों पढ़ने वाले हैं, उसका वजह क्या है बेटा, जब ये न्यूटन ने इसी का एक्सपेरिमेंट किया था 300 साल पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ही बताया न्यूटन ने कि जो लाइट होता है वो व्हाइट कलर जो है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। तो व्हाइट कलर इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो उन्होंने 100% प्रूव करके दिखाया था और उसके बाद उसका रिकंबाइन किया। इसको क्या अभी मान लो एग्जांपल के लिए यहां पे तो लाइट इतनी ज्यादा फोकस्ड नहीं है, आप क्या है सन लाइट इस पे डालोगे तो देखोगे कि क्या है 7 कलर्स इसके अंदर दिखेंगे। तो भाई ऐसा ही शेप क्यों, ऐसा क्यों नहीं? क्या इसको अगर देखोगे इसके अंदर लाइट डालोगे क्या 7 कलर दिखेगा? बेटा कभी नहीं दिखेगा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर फौरन दिखेगा। उसका वजह शेप के अंदर फर्क क्या है, चीजें तो एक ही है, शेप के अंदर फर्क यह है कि इसके अंदर जो लाइट को पास करने के लिए 2 चारे हैं। देखो ना, लाइट अगर पास होगी तो उसके पास कई ऑप्शन है। देखो, एक बहुत पावरफुल, एक जो कमजोर होगी बेचारी वो उसके लिए सीधा रास्ता दे दिया गया। देखो इसका मैं कुछ वजह बता रहा हूं, हर चीज में छुपा हुआ कुछ वजह। देखो यहां पे लाइट जो है अगर जो कमजोर होगा वो पहले निकल सकता है। अगर लाइट मान लो लाइट 7 कलर का मिक्सचर है तो हम ये बता सकते हैं कि ऐसे बनाएंगे प्रिज्म तो ये कह सकते हैं कि जो कमजोर होगा वो फटाक से भाग जाएगा, लेकिन जो थोड़ा टिकाऊ होगा थोड़ा बाद में भागेगा, जो और टिकाऊ होगा और बाद में भागेगा। ठीक है, तो ये न्यूटन भी क्या दिमागी आदमी था, उसने क्या किया, प्रिज्म को कट कर दिया ट्रायंगुलर शेप में, फिर लाइट को जब डाला ना तो रिफ्लेक्शन बहुत आसानी से दिखा, लाइट के 7 कलर्स दिखे थे। तो सबसे पहली बात ये प्रिज्म के बारे में अगर मैं नॉर्मली जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, अगर मान लो इसकी बात करूं, और ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लोगों को आता भी है कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो कैसे होता है पहले ये समझ जाओ, बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्पर्शन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात प्रिज्म समझते हैं, बाद में डिस्पर्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझ में आएगा कैसे प्रिज्म से होता है। तो देखो मान लो एग्जांपल के लिए कोई रे ऑफ लाइट है बेटा, अब बार बार बताता हूं, रे ऑफ लाइट कभी भी नॉर्मल की तरफ नहीं डालना, नहीं तो सीधा निकल जाएगी। रे ऑफ लाइट हमेशा इंक्लाइन डालोगे। देखो ऐसे रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारी एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट है, सीधी सीधी है। यहां पे नॉर्मल जब बनाएंगे बेटा, ये नॉर्मल है, तब पता चलेगा कि ये लाइट को अब यहां पे सीधा जाना चाहिए भाई, ऐसे जाना चाहिए था, है कि नहीं, ऐसे जाना चाहिए था, देखो ना। लेकिन ये लाइट क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगी, है कि नहीं। तो लाइट को सीधा जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगी, ऐसे चली जाएगी बेटा, ये सीधा सीधा चली जाएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि सीधा ना जाकर नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, और नॉर्मल की तरफ मुड़ी जो ना, तो जो नॉर्मल से, अब देखो ना, ये देखा जाए सीधा जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये ऐसे रास्ता अपना दी। तो नॉर्मल से ये है यहां तक का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं, सिंपल है ना भाई। और ये जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल होता है, ये सबको मालूम है कि इंसिडेंट एंगल कहलाता है भाई, ये इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। और ये नॉर्मल से जो कोई एंगल जो बनता है जिधर लाइट होती है, अरे भाई यही बार याद किया करो, ऐसे जाना था उसको, नॉर्मल से मुड़ गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था, इंसिडेंट एंगल होता था, वही तो मैं भी बता रहा हूं। तो ये हमारा कौन सा एंगल है भाई, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है। देखो ना, नॉर्मल से
नॉर्मल से जो लाइट जहां पे है फिलहाल वो रिफ्रैक्टिंग एंगल है। अब यहां पे एक नॉर्मल अगर बना दिया जाए, इसका भी नाम एन डैश मान लिया जाए नॉर्मल, तो भाई लाइट देखो अब ये कैसा क्यों हुआ, पहले बात को समझो। कितनी सिंपल सी चीज है, जब कोई लाइट रेयरर से, ये रेयरर है ठीक है, डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो ये नॉर्मल ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गई तो ये सीधा इधर मुड़ गई, ठीक है। लेकिन जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो मान लो इसको ऐसे जाना चाहिए था भाई, सिंपल सी बात है, इसको लाइट को सिंपल सा सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देखो ना, नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल से दूर जाना मतलब किधर जाएगी, इधर चली जाएगी। बताओ पहले ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये सिंपल सी बात हो गई कि नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से डिविएट हो जाना। रियल में देखा जाए तो ये ऐसे पीछे अगर मिलाया जाए तो इधर है, पीछे अगर मिलाया जाए तो ये इसको समझ लो ऐसे जाना, पीछे अगर मिला दिया जाए बेटा, ये जो मिलने के बाद जो एंगल का जो फर्क आता है ना, इसका नाम है एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। मतलब ये खासकर प्रिज्म के लिए है डिविएशन। तो ये इसको सीधा सीधा इधर से देखो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर चली गई। क्यों? क्योंकि जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। तो नॉर्मल इधर था तो इसके करीब ना जाकर दूर चली गई, तो हमारा ये रे ऑफ लाइट हो गया। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। और इधर क्या होगा भाई, इमर्जेंट रे। तो ये इमर्जेंट हुआ, ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे। और ये क्या कहलाएगा, इमर्जेंट। इमर्जेंट मतलब बाहर निकल जाना, तो ये हो गया इमर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, तो इधर जो एंगल होगा हमारा कौन सा होगा भाई, ये जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, इमर्जेंट एंगल होगा। तो बेटा ये जो छोटी छोटी पार्ट है इसको मालूम होना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, ठीक है। इंसिडेंट रे कौन होती है, इमर्जेंट रे कौन सी होती है, रिफ्रैक्टिंग जो है अपना रिफ्रैक्शन क्या है। यहां पे भी रिफ्रैक्शन हुआ ना भाई, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन का नाम समझ लो क्या है, यहां पे भी रिफ्रैक्शन हुआ। इसको जाना चाहिए था सीधा, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन मुड़ गया ना, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो रियल में देखा जाए कहां से, नॉर्मल से लेकर यहां तक की दूरी, ये रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये हमारा इमर्जेंट ही की तरह है कि नहीं। तो ये अपना नॉर्मल सी चीजें हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि भाई ग्लास प्रिज्म से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो उसके अंदर होगा क्या, तो वो क्या करेगी, सीधा ना जाकर मुड़ जाएगी, फिर मुड़ जाएगी। तो अब ये बात तो आपको समझ में आए। जब ये बात समझ में आ जाएगा ना, तो फिर न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट डिस्पर्शन ऑफ लाइट वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसको मैं बताने जा रहा हूं, देखो आप, ठीक है। इसको मिटा दो एक बार। तो ये बात हो गई कि अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे, ये हमारे रे ऑफ लाइट है, इसमें क्या करो भाई, ये हमारा प्रिज्म है रखा हुआ है, यहां पे रे ऑफ लाइट अगर डालोगे तो ये क्या करेगी भाई, 7 कलर्स में बटेगी। लेकिन रियलिटी में क्या होगा, ये जाएगा एंगल, तो एंगल जो जाता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, लास्ट में जो निकलेगा इमर्जेंट एंगल बोलेंगे, वो जो रे होगी इमर्जेंट रे होगी। तो ये टर्म्स है, और ये जो एंगल कहलाता है वो एंगल प्रिज्म एंगल कहलाता है। तो ये बात तो पहले जानना होगा जो इसका टर्म्स है ग्लास प्रिज्म का, उसके बाद आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा भाई, जवाब तो मैंने आपको दे दिया नॉर्मली कि ये ऐसा शेप क्यों बनाया गया, ये प्रिज्म क्यों नहीं बनाया गया। क्या इसको ऐसे यहां पे बना दिया जाए तो इसके अंदर 7 कलर्स दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे, फौरन नहीं दिखेंगे। कभी कभी चांसेस से थोड़ा एंगल चेंज होने से दिख सकता है, लेकिन इसमें बराबर दिखेगा। क्योंकि इसमें वजह क्या है भाई, तो अब मैं उसको समझा रहा हूं। देखो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तब समझ में आ जाएगा वो बात। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बेटा, ये छोटी छोटी बातें जिसको आप समझोगे तो आसानी से काम होगा। और ये 11th 12th में जब जाओगे ना, 12th में, तो इसका प्रूफ रहेगा कि भाई एंगल ऑफ प्रिज्म का प्रूफ करो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये sin a प्लस डेल m डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2 एक फार्मूला प्रूफ करने के लिए बोलता है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो लाइट का डिस्पर्शन पढ़ते हैं भाई, लाइट डिस्पर्स कैसे होती है। तो ये हमने नहीं, न्यूटन ने यही बात ऑब्जर्व किया था कि अगर मान लो कोई ग्लास प्रिज्म हो, तो अब बात फटाफट समझ में आ जाएगी। कोई ग्लास प्रिज्म ले लिया जाए, इसका प्रिज्म एंगल ए है, ठीक है। और कोई रे ऑफ लाइट को अगर जब डालोगे, किसी रे ऑफ लाइट को इधर डालोगे, ये रे ऑफ लाइट है भाई, ठीक है, या इंसिडेंट रे है, तो ये रे है, तो ये सीधा सीधा जाना चाहिए था इसको ऐसे ऐसे, लेकिन ना जाकर वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी।
फिर यहाँ पे अगर मान लो ये नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल का नाम n है, एक नॉर्मल का नाम n डैश है, मैं समझाने के लिए बताया भाई, आपको समझ में आ ही गया। उसके बाद तब फिर ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, इसको जाना चाहिए था सीधा सीधा, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब यहाँ पे बात को समझो, ठीक है। ये क्या किया न्यूटन ने, ये बात तो क्लियर कट एक रे डायग्राम हो गया किसका भाई, लाइट प्रिज्म का। अगर देखा जाए रियलिटी में क्या होगा, जब कभी भी प्रिज्म से, खासकर ये प्रिज्म से जब रे ऑफ लाइट जब कभी डालते हैं, पास कराएंगे इंसिडेंट रे को, तो होता क्या है, ये रे ऑफ लाइट क्या काम करेगी, 7 कलर्स में बढ़ जाती है फौरन। ये क्या होता है भाई, 7 कलर्स में बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली ये तो व्हाइट लाइट की बात हो गई। इसी तरीके से 7 कलर बटेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, ये क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जा रही थी ऐसे, तो सीधा ना जाकर ऐसे बार बार मुड़ेगी, लेकिन कितने कलर्स में मिल जाएगी भाई, ये पूरा पूरा मिटा दो अगर, ये तो हो गया नॉर्मल कहानी। तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, सीधा ना जाकर क्या करेगी, सबसे मुड़ जाएगी, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे कितने हुए, 3 3 6, कुछ एकदम सीधा सीधा मान लो ऐसे। तो ये 7 कलर में ऐसे बढ़ जाता है, ये देखा गया, न्यूटन ने देखा। और न्यूटन ने क्या, आप देख सकते हो, सीधा सीधा आप देख सकते हो कि मान लो बंच ऑफ लाइट यहां से जाए ऐसे, ऐसे बंच ऑफ लाइट, इसको जाना चाहिए था यहां पे एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या काम करेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, डिपेंड करेगा। देखो यहां पर जैसे दूरी बढ़ रहा है नीचे जाने पर, और ऊपर जाने पर दूरी घट रहा है, तो जो यहां पे क्या सीक्वेंस पाया गया कि नीचे जो कलर था वो एक कलर था वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, ठीक है, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। जो सबसे कम डिविएट हुई, जो सबसे कम भटकी थी, वो थी रेड। उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, और वायलेट और ब्लू, ये लास्ट के 3 कलर हैं, ये सबसे ज्यादा भटके रास्ते से, डिविएट सबसे ज्यादा हुए। तो ये देखा न्यूटन ने कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन ये। सबसे पहली बात तो न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट के 7 कलर्स होते हैं। वो क्या किया, प्रिज्म का यूज किया। प्रिज्म से देखा कि भाई जब लाइट को डाला गया तो वो जस्ट डिविएट होने कर, ये एंगल, अब जो इमर्जेंट एंगल जब हुआ, इमर्जेंट रे जब निकला, तो वो 7 कलर में निकला। वो था विबज्योर या विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर थे। तो ये सोचा यार कि आखिरकार 7 कलर क्यों थे लाइट के। तो सबसे पहली बात तो लाइट के 7 कलर्स थे, तो ये पता चल गया भाई कि जो व्हाइट लाइट है वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स है। तो सबसे पहला बात तो क्लियर हो गया कि जो व्हाइट लाइट है वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स है। तो एक बात तो नॉर्मली पता चल गया, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हुआ। न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये यहां पे ना जगह कम था, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो जो कम पावर वाला था, जिसके अंदर इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी कम थी, वो फटाक से निकल गया। जिसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा था, वो ज्यादा जगह लेके निकला, ज्यादा रास्ते से डिविएट हुआ, ठीक है। जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी, वो सबसे ज्यादा डिविएट होकर रास्ते से, ठीक है, वो निकला। तो जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम थी, तो ये फार्मूला है भाई कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम रहेगी उसके अंदर वेवलेंथ ज्यादा होगा, और जो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने बोला ना भाई, फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल ये कि जैसे कोई एक वेव है ऐसे जा रहा है, और कोई एक वेव है ऐसे जा रहा है, देखो। तो इसके अंदर क्या हुआ, वेव यहां पे देखो, ए यहां तक सिर्फ 3 लूप, 3 समझ लो, एक हमारा यहां पे हाफ सर्कल बना है, लेकिन यहां पे कई बन गया। तो जब कई बनेगा तो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा तेज साइकिल करेगा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा। जो ज्यादा जो वाइब्रेट करेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा हमेशा, तो ज्यादा दूर तक जा भी नहीं पाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या होगा, वही वाली कहानी है ना कि मतलब ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा। जो शुरुआत में जो ज्यादा एनर्जेटिक रहता है वो ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं है कि नहीं। तो आपको एक इंसान कैसा होना चाहिए भाई, ठीक है, कछुए की तरह। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कंसिस्टेंसी, लगातार काम चालू किए रहे, काम चालू रहे, तो वो क्या है, कभी थकेगा नहीं। जो एक बार में बहुत मेहनत करता है वो थक जाता है, ठीक है। तो वही कहानी है। तो जो जिसकी वेवलेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो यही ऑब्जर्वेशन हुआ भाई कि रेड कलर जो है वो ज्यादा दूर तक जा सकता है, ज्यादा दूर तक तय कर सकता है, लेकिन ब्लू कलर वो ज्यादा दूर तक तय नहीं कर सकता। तो जो स्काई ब्लू है, समझ लो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर की वजह से, लेकिन नजदीक है इसकी वजह से। लेकिन जब सन जब दूर हो जाता है आपसे, तो रेड कलर ही आपके आंखों तक आ पाता है, क्योंकि सारे कलर स्कैटर होते हैं।
लेकिन ब्लू कलर ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, ज्यादा दूर तक जाते जाते खत्म हो जाता है, लेकिन रेड कलर काफी दूर तक स्कैटर्ड होके आपके आंखों तक चला जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो बड़ा बड़ा कदम रख के ठीक है काफी दूर तक जाता है। तो ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, मतलब ये जो व्हाइट लाइट थी ये एक 7 कलर का मिक्सचर था। और ऐसा क्यों हुआ ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब न्यूटन ने एक बात और काम किया, रिकॉम्बिनेशन कर दिया। मतलब क्या काम किया इन्होंने, न्यूटन ने क्या किया, कॉम्बिनेशन कर दिया। ये एक हम प्रिज्म लिया ऐसे, एक प्रिज्म लिया ऐसे, और दूसरा प्रिज्म क्या ले लिया, ये देखो पलट दिया, ऐसे पलट दिया, ठीक है। तो एक प्रिज्म ऐसे लिया और दूसरा पलट दिया भाई। दूसरा प्रिज्म उन्होंने क्या ले लिया, दूसरा प्रिज्म ऐसे ले लिया, देखो, ठीक है, सामने सामने रख दिया। और फिर क्या किया, एक स्क्रीन लगाया। सोचो क्या न्यूटन भी क्या दिमागी आदमी था, सोचा भाई एक काम करो, हो सकता है तुक्के से लाइट के अंदर 7 कलर आ गया हो, तो लाओ देखते हैं कि सच में वो व्हाइट कलर है। एक स्क्रीन यहां पे लगा दिया, एक स्क्रीन इधर दिखा, ठीक है, एक व्हाइट स्क्रीन लगा दिया यहां पे। अब बोला कि नहीं एक काम करते हैं, प्रिज्म को उल्टा करता हूं। तो प्रिज्म को उल्टा कर दिया, प्रिज्म को ऐसे उल्टा किया तो लाइट तो गई इधर। अब लाइट गई तो अब ये वाला क्या होगा, जो ज्यादा डिविएट हुआ था अब फिर से इधर ज्यादा डिविएट होगा। बात को समझो यार, ब्लू ये वायलेट कलर सबसे ज्यादा डिविएट हुआ था, तो अब भी क्या है, अब यहां से रेयरर से डेंसर की तरफ डिविएट हुआ था ना, रेयरर से डेंसर गया था। देखो यहां से डेंसर से रेयरर, तो डेंसर से रेयरर जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, डेंसर से यहां पे रेयरर से डेंसर जाना है, यहां पे डेंसर से रेयरर गई थी लाइट, रे ऑफ लाइट। अब क्या किया, उसके बाजू में एक प्रिज्म रख दिया। अब यहां से लाइट क्या है भाई, ये रेयरर है, यहां पे रेयरर है। अब रेयरर से डेंसर जाएगा तो हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। आपने देखा भाई कि ये नॉर्मल है, तो ऐसे से नॉर्मल बना हुआ है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये रे ऑफ लाइट इधर मुड़ जाएगी, ये रे ऑफ लाइट इधर मुड़ जाएगी, ये रे ऑफ लाइट इधर मिल जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी, ये इधर, ये इधर, और ऐसे मिलकर क्या करेंगे, एक लाइट बना दी। ठीक हो, देखो कैसा हुआ, मतलब जो ज्यादा डिविएट करेगा वो फिर अभी बहुत ज्यादा डिविएट करेगा। तो बात को समझो, यहां पे सबसे ज्यादा डिविएट करने वाला वॉलेट था और सबसे कम रेड था। तो रेड सबसे कम था तो रेड भी सबसे कम ही जाएगा, नॉर्मल थोड़ा सा मुड़ जाएगा, थोड़ा सा अपने रास्ते से ऐसे डिविएट हो जाएगा। रास्ते से सीधा जाना था तो मान लो थोड़ा सा भटक गया, ये और थोड़ा और ज्यादा भटका, ये थोड़ा और भटका। लेकिन ये लोग क्या करें, ये लोग ज्यादा भटके, क्यों भाई, क्योंकि ये इनके अंदर इंटेंसिटी, इनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज्यादा थी, कौन वायलेट कलर और ब्लू कलर के अंदर। तो ये क्या काम किए, रेयर से डेंसर जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ, क्या है, रेयर से डेंसर जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये सब मुड़कर एक बंच बन गए, और बंच बनकर देखा गया कि फिर से बाहर जब निकले तो क्या भाई, एक स्क्रीन पर देखा गया तो वहां पे वो व्हाइट थे। तो इसने क्या देखा न्यूटन ने, कि सच में जो रे ऑफ लाइट होता है, जो व्हाइट लाइट होता है, वो 7 कलर का मिक्सचर है। उन्हीं 7 कलर्स को देखा कि मिलाया जब, तो क्या बन गए, फिर से व्हाइट लाइट बन गए। तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। जो कॉम्बिनेशन का प्रिज्म का कंबाइन कर दिया तो देखा भाई कि ये जो 7 कलर्स का कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, व्हाइट कलर। तो 7 कलर को कंबाइन करोगे तो व्हाइट कलर मिलेगा, ये न्यूटन ने प्रूफ कर दिया। अब यहां से बात ये समझ में आ गई कि भाई जो लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स है, ये पक्का गारंटी हो गया। अब इसको इस्तेमाल कहां पे किया जाए, अब इसको देखा कहां जाए, तो देखने के लिए सबसे बेस्ट नेचुरली अगर देखना है तो रेनबो देखो भाई, रेनबो। तो रेनबो जो होती है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है, वो भी कितना बढ़िया से है कि नहीं, ऐसे 7 कलर्स होते हैं एकदम साफ साफ, है कि नहीं, 7 कलर्स होता है रेनबो जो होता है। तो रेनबो 7 कलर्स होता है, तो भाई ये रेनबो कैसे बना। फिर लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि रेनबो जो होता है वो क्या है भाई, रेनबो जो होता है वो कि कुछ ऐसे आसमान से कुछ ऐसे कुछ गिरता है, पानी समझ लो पाइप की तरह, और समंदर से पानी उठा के लेके जाता है। सब फालतू गलतफहमी, हालांकि इल्यूजन है। रियल में क्या होता है, वो क्या है, लाइट का डिस्पर्शन है। तो लाइट के डिस्पर्शन की वजह से ऐसा दिखता है। तो रेनबो जो 7 कलर्स होता है वो डिस्पर्शन ऑफ फ्री लाइट है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो रेनबो क्या होता है भाई, अगर देखा जाए तो वहां पे पूरे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर रिफ्रैक्शन जो हमारा होता है, डिस्पर्शन होता है। वाटर ड्रॉपलेट के अंदर डिस्पर्शन होता है बेटा, लेकिन फिर आपके आंखों तक दिखते कैसे हैं, ये सवाल है। तो वो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले जरूरी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लिया जाए,
ऑटोमेटिक बाद में क्या करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट लेंगे और उसको देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट क्या प्रिज्म की तरह काम करता है। हाँ, सच में वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह काम करता है। ठीक है, अगर वाटर ड्रॉपलेट पे अगर एक एंगल, कोई एक पार्टिकुलर एंगल से लाइट को डाला जाए तो जो 7 कलर में बढ़ जाएगा, लेकिन 7 कलर में बढ़ने के बाद आपकी आंखों तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। नॉर्मली पूरा प्रैक्टिकल हमने क्या किया है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, उसको ऐसे ऐसे अलग अलग एंगल से बताकर। तो पहले वो वीडियो 6 मिनट का है, वो देख लो। ठीक है, उसको मैं दिखा दे रहा हूं, पहले वो वीडियो देख लो। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसका मैं जवाब फिर से अलग से भी दे दूंगा भाई, कुछ टर्म्स रहेंगे। उसके बाद फिर ड्रॉपलेट लेंगे तो रेनबो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो देखिए जरा। तो अभी हम पढ़ने वाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और पूरा पूरा प्रैक्टिकल इसका करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या यूज है रियल में। ऑप्टिकल फाइबर आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ज्यादा आगे हो चुका है कि एक इंसान सामने बैठा हुआ है, वो और एक इंसान अमेरिका में बैठा हुआ हो, तो सामने वाला पहले नहीं सुन पाएगा और अमेरिका में बैठे रहने वाला सुन लेगा, क्योंकि लाइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई लाइट किसी भी सिंगल लाइट अगर ले ली जाए, रे ऑफ लाइट को किसी डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लेके जाते हैं, मान लो पानी से लेकर हवा में लेके जाया जाए, तो क्या दिखता है, तो वो पूरा लाइट एक ऐसा वक्त आता है जब क्रिटिकल एंगल से, जब जो इंसिडेंट एंगल आप डालते हो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है। सेम मीडियम में और रे ऑफ लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है और पूरा रिफ्लेक्ट कर जाती है। जैसे इसका बेहतरीन डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बनाने से अच्छा है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा भाई ये समझ लो वाटर है, ये पूरा देखो पानी, वाटर का ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बाहर है हवा। अब क्या काम कर रहा हूं, यहाँ पे एक टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च कौन सी है भाई, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल इसके रे डेवलप करती है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। हम क्या काम करेंगे, उसको सीधा सीधा डालेंगे तो सीधा सीधा निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इसको, ये बेटा जो एंगल होता है ना, ये एंगल, ये जो हमारा एंगल बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये इंसिडेंट एंगल। तो ये जो एंगल है ना हमारा, इसका कहते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। उसके बाद फिर थोड़ा सा 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल करेंगे तो थोड़ा और रिफ्लेक्ट होगा, 40 डिग्री करेंगे और रिफ्लेक्ट होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा ना, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब इसको कुछ और, जैसे मान लो हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो वाटर के लिए 48.8 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री करेंगे, फौरन ये 90 डिग्री पे बेंड हो जाएगा। तो देखो यहां पर अगर सिचुएशन में ये डायग्राम देखा जाए और वाटर देखा जाए तो हम देखेंगे कि जो थीटा इंसिडेंट एंगल है वो 48.8 डिग्री है, किसके लिए, वाटर के लिए। लेकिन जब कोई एंगल, ये देखो, जब इंसिडेंट एंगल इतना हो जाए कि लाइट बेंड कर जाए 90 डिग्री, ये देखो रिफ्रैक्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसको क्या बोलते हैं, थीटा आर, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, ये थीटा आर है। तो जब लाइट बेंड कर जाए 90 डिग्री पर तो उसको हम लोग बोलते हैं, तब ये इंसिडेंट एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल, दैट इज कॉल्ड थीटा सी। तो जब ये वाटर के लिए अगर देखा जाए क्रिटिकल एंगल, यही इंसिडेंट एंगल ही क्रिटिकल एंगल कहलाता है। वो कितना होता है, 48.8 डिग्री से 8 डिग्री। ठीक है, तो अगर देखा जाए सबसे पहले जरूरी क्या चीज है, क्रिटिकल एंगल समझना, और हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है। प्रैक्टिकली भी देखने वाले, पूरा सेटअप अपने पास है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो हम क्या करेंगे, जब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा कर देंगे, अब लाइट को 60 डिग्री कर जो है 60 डिग्री कर दिया, तो जैसे 60 डिग्री कर देंगे तो वाटर के लिए क्या होता है, वो पूरा लाइट बेंड कर जाएगा और पूरा बेंड करके कहीं भी लॉस ही नहीं होगा और पूरा पहुंच जाएगा फटाक से। उसका एग्जांपल देखो ना, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक बात बोल सकते हो कि भाई मिराज भी इसका एग्जांपल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है भाई, कि जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल, वो क्रिटिकल एंगल जो भी है वो क्या होना चाहिए भाई, इंसिडेंट एंगल वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। जो भी आप ये लाइट दे रहे हो ना, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा। और हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है, केरोसिन का अलग होता है, वाटर का मैंने दिखाया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसका एग्जांपल डिक्टो यहाँ पे लेते हैं। ये हमारा सेटअप है जिससे हम लोग पूरा क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है बेटा ये। ठीक है, यहाँ से लाइट चालू करूंगा, देखो ये लाइट चालू है और वही सिचुएशन वहां पे बना रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री लेता हूं तो देखो लाइट पूरी सीधी सीधी चली जा रही है, लेकिन थोड़ा सा एंगल रिफ्लेक्ट करते हैं, देखो ना, थोड़ा 27 डिग्री करते हैं तो थोड़ा सा देखो इधर रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा आ रहा है। ठीक है, मान लो 42 डिग्री करते हैं तो थोड़ा और रिफ्लेक्ट हो रहा है।
ठीक है। ऐसे हम क्या काम करेंगे, 59 करते हैं, थोड़ा और रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ऐसे हम क्या काम करेंगे भाई, 48 जैसे जैसे करेंगे, 48 ऐसा सिचुएशन आएगा कि वहां पर क्या है, वो सीधा सीधा 90 डिग्री चला जाएगा, ऐसे पूरा 90 डिग्री चला जाएगा। जैसे 48 करेंगे, ठीक है, ये पूरा ऐसे 90 डिग्री चला जाएगा। जैसे 60 डिग्री करेंगे बेटा ना, फौरन ये क्या करेगा, ये देखो, ये काम खत्म, पूरा रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये हो गया, इसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर से हम लोग देख रहे हैं नॉर्मली, तो क्या देख रहे हैं, ये कितना डिग्री, ये पूरा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री पे देखो पूरा 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 क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या, कि जो लाइट है वो पूरी पूरी टोटली जो है क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ओके। तो आपने क्या देखा, नॉर्मली देखो हमने क्या दिखाया भाई कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि नहीं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है रियल में। अच्छा बताया जाए, मैंने भाई जो आपने देखा ठीक है, हमने उसको बता रहा हूं कि यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि एक रिफ्रैक्शन ही, लाइट रिफ्रैक्ट करते करते रिफ्लेक्ट होने लगती है। वाओ, लाइट रिफ्रैक्ट कर रही थी, देखो ना हमने क्या किया था भाई, यहां पे अलग अलग देखो ना, ये वाटर था इधर, और वाटर से यहां पे क्या था भाई, एयर था, समझ लो। वाटर से एयर में हमने क्या किया, रे ऑफ लाइट को डाला, यहां पे देखो हमारी टॉर्च थी, तो जब सीधा सीधा टॉर्च को हमने क्या किया, सीधा सीधा डाला था तो सीधा सीधा निकल गई थी। उसके बाद जैसे जैसे एंगल चेंज करता गया, जैसे जैसे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ एंगल चेंज करता गया मैं, वो और ज्यादा बेंड होती गई, फिर एंगल चेंज करता गया तो और बेंड करती गई। उसके बाद एक बार एंगल जब चेंज किया हमने, यहां से जब एंगल चेंज किया तो वो टोटल पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो गई, 90 डिग्री पर ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो अगर देखा जाए, हमने क्या देखा भाई कि ये सबसे ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल पढ़ना पड़ता है। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या भाई, जो ये हम लोग डाल रहे थे वो हमारा था इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट एंगल आई था, और जब ये रास्ते से भटक जितना रही थी वो हमारा था भाई रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे थे, रिफ्रैक्टिंग एंगल बढ़ रहा था, फिर यहां पे बढ़ाए, फिर यहां पे रिफ्रैक्टिंग एंगल बढ़ गया। फिर ऐसा वक्त आ गया कि जब इंसिडेंट एंगल इतना ले लिए, तो वाटर के लिए हमने कितना ले लिया था, 48 डिग्री। तो वाटर के लिए 48 डिग्री जब ले लिया, तो ये जो रिफ्रैक्टिंग लाइट हो गई, ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया था। तो बेटा हमने पढ़ा है स्नेल्स लॉ कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। तो जब इंसिडेंट रे, यही इंसिडेंट क्या बन गया, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, यही इंसिडेंट क्रिटिकल कहलाएगा। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल कहलाता है जब रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना, 90 डिग्री हो जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो गया, इसको 48 जैसे डिग्री मैंने लिया, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इसी का नाम क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है भाई, जब इंसिडेंट एंगल, वो एंगल जिस पर रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए, वो इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब ये क्रिटिकल एंगल ही कहलाएगा 48 डिग्री, क्योंकि उस पर रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखो एक कमाल, कुदरत का करिश्मा है कि नहीं, क्या होगा, जैसे 48 डिग्री से ज्यादा डालोगे एंगल, 48 डिग्री से जैसे ज्यादा डालोगे, और अभी 48 डिग्री से भी ज्यादा हो गया, ठीक है, मान लो 50 60, मैंने क्या किया था वहां पे 60 डिग्री ले लिया था। तो जैसे 48 डिग्री यानी क्रिटिकल एंगल से, जैसे क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज्यादा किए, क्रिटिकल ऐसे सब लिख सकते हैं, जैसे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया हमने, ये क्रिटिकल एंगल था 48 डिग्री, सबका अलग अलग फिक्स था, मैंने बताया, जैसे ज्यादा किया इंसिडेंट एंगल, ये आपका 60 डिग्री कर दिया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, फौरन क्या हुआ भाई, ये रिफ्लेक्ट होने लगा। कमाल की बात है यार कि रिफ्रैक्शन आप बन गया रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन बन जाता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन जहां हो रहा है वहां पर रिफ्लेक्शन भी होने लगता है, और वो भी टोटल होने लगता है। मतलब यहां पे गया, अब ऐसे डाला तो उसके बाद देखो कैसे कैसे बन गया, ऐसे 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 ऑप्टिकल फाइबर में उसका इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। रेनबो या वाटर ड्रॉप उसका एग्जांपल है, कैसे दिखाता हूं मैं, तो ये सिंपल मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया भाई। तो किसी को यही समझ में नहीं आता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल ये, मिराज भी यहीं पे कंप्लीट होने वाला है, इसलिए मिराज हमने क्या किया था, वहां पर ऐसे ऊपर ऊपर भाग गया था, उसका वजह था। तो अभी मान लो वाटर ड्रॉपलेट है, एक वाटर ड्रॉपलेट है,
यहां पे सनलाइट इस पर पड़ रही है, यहां पे सनलाइट इस पर पड़ रही है, तो बेटा ये जाएगा सीधा सीधा अपने रास्ते से जाना चाहिए, थोड़ा सा भटकेगा, ठीक है, तो इधर भटक गया मान लो रास्ते से। तो अब होता क्या है, वाटर ड्रॉपलेट एयर में मौजूद होते हैं लेकिन बार बार रेनबो नहीं बनता है। कैसा ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में 48 डिग्री बना देता है। बेटा मैंने बोला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल मतलब सन है, हमारा ये सन है और ये वाटर ड्रॉपलेट्स पूरे भरे होते हैं, लेकिन मैं एक वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूं, यहां पे एक वाटर ड्रॉपलेट है। तो जैसे ये ड्रॉप पर पड़ेगा तो कितना डिग्री कम से कम होना चाहिए, 48 डिग्री से ज्यादा। इत्तेफाक ऐसा हो गया सिचुएशन 48 डिग्री, वो मौसम ही ऐसा था 48 डिग्री पर ये सन पहुंच गया इसके। तो जैसे 48 डिग्री पे पहुंचेगा तो यहां पे 7 कलर्स के अंदर, तो भाई ये जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो 7 कलर का मिक्सचर उस प्रिज्म की तरह काम करता है। तो उसके अंदर 7 कलर्स तो पहले होते हैं लेकिन ये दिखने नहीं है ना बार बार। डिस्पर्शन तो हमेशा जब भी लाइट पड़ती है सनलाइट वो वाटर ड्रॉपलेट पे ना, वो 7 कलर्स में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह काम करता है, ठीक है, याद रखना ये बात। लेकिन दिखना आपको यहां पे आप देख रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे आप देख रहे हो तो आप तक दिखा कैसे ये 7 कलर, तो दिखने के लिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो हुआ रियल में रिफ्रैक्शन, लेकिन एंगल चेंज होने की वजह से 48 डिग्री से ज्यादा जब हो गया, बस ये पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, पूरा 7 कलर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और आप यहां से देख रहे हो तो देख रहे हो कि वाटर ड्रॉपलेट कैसा दिख रहा है भाई, 7 कलर का दिख रहा है। अब ऐसे हजारों वाटर ड्रॉपलेट है। अच्छा, ग्रेविटी की वजह से ना वो पूरे पूरे क्या है भाई, ऐसे पैराबोलिक पाथ में है। ग्रेविटी की वजह से क्या वाटर ड्रॉपलेट पूरे पूरे पैराबोलिक पाथ में है, तो आपको सारे वाटर ड्रॉपलेट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है और आपको दिख रही है 7 कलर दिख रहे हैं। तो रियल में ये पूरा वाटर ड्रॉपलेट है, छोटे 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 छोटे, और आप यहां पे देख रहे हो तो सब में 7 कलर हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है 7 कलर और आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है 7 कलर आ रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही की वजह से आपको रेनबो दिखती है। कभी कभी डबल होने लगता है भाई, एंगल अलग अलग पड़ गया, यहां पे भी वाटर पार्टिकल उनमें भी पड़ गया तो कई रेनबो बन जाती है। तो रेनबो अगर देखा जाए तो एग्जांपल किसका भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर समझ में आएगा तो ये चीज में कोई दम ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी वही दिखेगा। तो 7 कलर रिफ्लेक्ट होकर आएंगे, जैसे ये इस प्रिज्म से आ रहे थे तो ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट भी इसी तरीके से काम करेगा। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन होना तभी तो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो गया। बेटा मिराज भी मैं एक बार कंप्लीट कर दे रहा हूं बेटा। तो ये मिराज क्या है भाई, ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। जब आप देखते होगे नॉर्मली जहां पे अगर कोई हाईवे होता है तो हाईवे पे देखते होगे, अगर आप कहीं सफर कर रहे हो तो वहां पे देखते होगे पानी की तरह लगता है कि आगे चलकर कुछ पानी वगैरह है, लेकिन देख जैसे जैसे करीब होते जाओगे पानी खत्म होता जाता है। तो रियल में क्या है वो, है कि नहीं। और रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है, वहां पे जो अपना जो पेड़ होते हैं वो क्या है, जस्ट जमीन के नीचे दिखने लगते हैं, ठीक है, लगता है कि वहां पे पानी कहीं पड़ा हुआ है। तो ये सब ऐसा होता क्या है भाई, तो ये हमारा जो उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मिराज। अब मिराज है क्या भाई, ये एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कैसे भाई, देखो जो नीचे की जो लेयर होती है जो हमारे अर्थ के करीब वाली, जैसे यहां पे हम अर्थ पे हैं, सपोज यहां पे हम अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, जैसे जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो, एयर जो है हमारा वो क्या होता है, कूल होता रहता है। जैसे जैसे नीचे की जो लेयर होती है वो वार्म होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते रहते हैं वो क्या होती है भाई, कूल होती रहती है एयर। आपको सबको मालूम होना चाहिए माउंट एवरेस्ट पे अगर देखा जाए, माउंट एवरेस्ट तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, मतलब हवा ठंडी होती है। और जब कोई चीज हवा ठंडी होगी तो वहां का जो डेंसिटी है वो क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। तो अगर एटमॉस्फेयर ही के अंदर चीजें देखा जाए, अगर मान लो आप एटमॉस्फेयर से हटकर बात कर रहे हो कि जैसे एग्जांपल के लिए स्टार और आप अर्थ का एटमॉस्फेयर देखोगे तो स्टार पे जो स्टार के करीब में क्या वैक्यूम होगा, तो वहां की डेंसिटी कम होगी, वहां की डेंसिटी कम होगी और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कंपेयर किया जाए लेयर बाय लेयर, तो ये देखेंगे कि जो नीचे वाली लेयर होती है अर्थ के करीब वाली वो वार्म होती है, और ऊपर वाली जो लेयर्स होती है वो कूल होती है। तो ये ऊपर वाली जितनी भी लेयर्स रहेंगी वो कूलर होंगी, और ऊपर वाली लेयर्स कूलर होंगी, तो वहां पे जाहिर सी बात है डेंसिटी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। तो उसका मतलब यहां पे जो हमारा जो एयर होगा वो ज्यादा डेंसर होगा कंपेयर टू सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर मान लो अर्थ के करीब में देखेंगे तो वहां का जो डेंसिटी होगी, वहां का अगर से हमारा जो डेंसिटी देखा जाए
या फिर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा हमारा क्या होगा, ऊपर ज्यादा होगा और नीचे क्या होगा, कम होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऊपर जो है हमारा ज्यादा टेंशन होता है और नीचे जो होता है हमारा वो कैसा होता है भाई, वो हमारा रेयरर होता है। ठीक है, ये रेयरर होता है। सबसे पहली बात तो ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप क्या है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे कोई एक पेड़ पौधा है, एग्जाम्पल के लिए तो मैंने लेयर बना दिया समझाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक कोई पेड़ है या फिर कोई एक इंसान ऐसे खड़ा हुआ है और यहाँ पे सनलाइट क्या पड़ती है, इस इंसान पर पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपको ये पता चला कि भाई ये जो मिराज है, मिराज भी क्या होता है, ये एक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, कंटिन्यू चेंजेस होते हैं उसके डेंसिटी की वजह से, उसके डेंसिटी में लगातार चेंज होते हैं। मतलब उसका जो हमारा रेयर से डेंसर की तरफ लगातार एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर में ऊपर जैसे जैसे जाओगे रेयर से डेंसर की तरफ जाओगे। तो आपने देखा था कि भाई कभी भी जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है। तो अभी यहां पे एग्जांपल के सनलाइट डायरेक्ट एक इंसान है उस पर पड़ा। अब क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा यहां पे आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, चलो ठीक है, यहां पे सरफेस ऑफ अर्थ पे आप यहां पे कहीं खड़े हो, तो होता क्या है भाई, यहां से लाइट सीधा सीधा मुड़कर क्या होगी, डेंसिटी कम होने की वजह से लगातार, ये नॉर्मल है तो ये लगातार ऊपर चली जाएगी। फिर डेंसिटी क्या है, इधर जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी क्या है, लगातार घटती जाएगी। तो कभी भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा रास्ता क्या है, भटक जाएगी, फिर ये थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगी, फिर ये थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगी, फिर ये थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगी। तो होगा क्या, रियल में जाना था इसको ऐसे, लेकिन यहां पे आप ऑब्जर्व जब करोगे तो ये वाला पूरा पूरा रास्ता भटक चुका होगा। उसका वजह क्या है, क्योंकि रेयर से जब डेंसर की तरफ, डेंसर से रेयर की तरफ जब कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर होती जाएगी, तो बार बार नॉर्मल से दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी, तो कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा। अब यो यहां पे खड़ा हुआ इंसान देखेगा इस पेड़ को, तो ये बेटा ऐसे एंगल से, हर जगह नहीं हो पाता, हमेशा नहीं होता है, ये ऐसे एंगल से बन जाता है कि इसको डायरेक्ट इसकी आंखों में पड़ी और डायरेक्ट क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट सीधा सीधा यही पेड़ पौधा जो भी है, ये सीधा सीधा यहां पे जो भी इंसान खड़ा हो या कोई भी, मान लो यहां पे कोई ट्री है, तो वो सीधा सीधा यहां पे दिखने लगता है। वो यहां पे दिखने क्यों लगता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहां से सीधा सीधा वो देखा, लेकिन मैंने बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है भाई, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या, जो कोई भी रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन हो जाना, तो डायरेक्ट एंगल ऐसा पड़ जाता है कि वो डायरेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट सामने होता है वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है, पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पे देख रहे थे, आपकी आंखों तक पड़ रहा था, वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन आप कभी भी किसी चीज को टेढ़ा नहीं देख सकते हो, बेंडिंग नहीं देख सकते हो, तो आप सीधा देखना, आपकी आंखें सीधा देखती है किसी चीज को, तो वो क्या काम करती है, वो सीधा सीधा, वो डायरेक्ट यहां पे इमेज बन जाता है उसका सीधा सीधा। तो वो ऐसा लगता है पेड़ तो यहां पे है, लेकिन वो बन जाता है इधर पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे यही सेम चीज यहां पे रखी हुई है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं, होता तो यहां पे है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसके अंदर है एक तरीके से, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की ही वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मिराज होता है। तो मिराज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जहां पे होता है वहां पे दिखता ही नहीं। ठीक है, थैंक यू।